नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज की सीरीज में हम सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित कहानी सौत। कहानी शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें, वीडियो को लाइक करें और कहानी में बने रहें। बहुत ही उम्दा कहानी है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। जब रज़िया के 2-3 बच्चे होकर मर गए और उम्र ढल चली तो रामू का प्रेम उससे कुछ कम होने लगा और दूसरे ब्याह की धुन सवार हुई। आए दिन रज़िया से बकझक होने लगी। रामू एक ना एक बहाना खोजकर रज़िया पर बिगड़ता और उसे मारता और अंत को वह नई स्त्री ले ही आया। इसका नाम था दासी। चंपई रंग था, बड़ी बड़ी आंखें, जवानी की उम्र, पीली कुसांगी रज़िया भला इस नव यौवना के सामने क्या जचती। फिर भी वह जाते हुए स्वामित्व को जितने दिन हो सके अपने अधिकार में रखना चाहती थी। तिगरते हुए छप्पर को थूनियों से संभालने की चेष्टा कर रही थी। इस घर को उसने मर मर कर बनाया है, उसे सहज ही में नहीं छोड़ सकती। वह इतनी बेसमझ नहीं है कि घर छोड़कर चली जाए और दासी राज करे। एक दिन रज़िया ने रामू से कहा, मेरे पास साड़ी नहीं है, जाकर ला दोगे? रामू उसके एक दिन पहले दासी के लिए अच्छी सी चुंदरी लाया था। रज़िया की मांग सुनकर बोला, मेरे पास अभी रुपया नहीं है। रज़िया को साड़ी की उतनी चाह न थी जितनी रामू और दासिया के आनंद में विघ्न डालने की। बोली, रुपए नहीं थे तो कल अपनी चहेती के लिए चुंदरी क्यों लाए? चुंदरी के बदले उसे दाम में 2 साड़ियाँ ले आते तो एक मेरे काम ना आ जाती। रामू ने स्वेच्छा भाव से कहा, मेरी इजदा जो चाहूँगा करूँगा, तू कौन होती है बोलने वाली? अभी उसके खाने खेलने के दिन हैं, तू चाहती है उसे अभी से नून तेल के चिंता में डालूं? यह मुझसे ना होगा। तुझे ओढ़ने पहनने की साधा है तो काम कर। भगवान ने क्या हाथ पैर नहीं दिए? पहले तो घड़ी रात उठकर काम धंधे में लग जाती थी, अब उसकी डाह में पहर दिन तक पड़ी रहती है। तो रुपए क्या आकाश से गिरेंगे? मैं तेरे लिए अपनी जान थोड़े न दूंगा। रज़िया ने कहा, तो क्या मैं उसकी लौंडी हूँ कि वह रानी की तरह पड़ी रहे और मैं घर का सारा काम करती रहूं? इतने दिनों तक छाती फाड़ कर काम किया है, उसका यह फल मिला तो अब मेरी बला काम करने आती है। मैं जैसे रखूँगा वैसे ही तुझे रहना पड़ेगा। मेरी इच्छा होगी तो रहूँगी, नहीं अलग हो जाऊँगी। जो तेरी इच्छा हो कर, मेरा गला छोड़। अच्छी बात है, आज से तेरा गला छोड़ती हूँ, समझ लूँगी विधवा हो गई। रामू दिल में इतना तो समझता था कि यह गृहस्थी रज़िया की जोड़ी हुई है। चाहे उसके रूप में उसके लोचन विलास के लिए आकर्षण न हो, संभव था कुछ देर के बाद वह जाकर रज़िया को मना लेता, पर दासी की कूटनीति के वजह से उसने गरम लोहे पर चोटे जमाना शुरू कर दिया। बोली, आज देवी किस बात पर बिगड़ रही थी? रामू ने उदास से मन से कहा, तेरी चुंदरी के पीछे रज़िया महाभारत मचाए हुए है। अब कहती है अलग रहूंगी। मैंने कह दिया, तेरी जरा इच्छा हो वो कर ले। दासिया ने आंखें मटकाकर कहा, यह सब नखरे हैं कि आकर हाथ पांव जोड़े मनावन करे और कुछ नहीं। तुम चुपचाप बैठे रहो, 2-4 दिन में आप ही गर्मी उतर जाएगी। तुम कुछ बोलना नहीं, उसका मिजाज और आसमान पे चढ़ जाएगा। रामू ने गंभीर भाव से कहा, दासी तुम जानती हो वह कितनी घमंडिन है। वह मुंह से जो बात कहती है उसे करके छोड़ती है। रज़िया को भी रामू से ऐसी कृतज्ञता की आशा न थी। वह जब पहले की सी सुंदर नहीं, इसलिए रामू को अब उससे प्रेम नहीं है। पुरुष चरित्र में यह कोई असाधारण बात न थी, लेकिन रामू उससे अलग रहेगा इसका उसे विश्वास न आता था।
यह घर उसी ने तो जोड़ा था, पैसा पैसा जोड़कर घर बनाया, गृहस्थी भी उसी की जोड़ी हुई है, अनाज का लेन देन उसी ने तो शुरू किया था। इस घर में आकर उसके कौन कौन से कष्ट नहीं झेले, इसलिए तो कि पौरुख थक जाए पर एक टुकड़ा चैन से खाएगी और यहीं पड़ी रहेगी। और आज वह इतना निर्दयता से दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देगा। रामू ने इतना भी नहीं कहा, तू अलग नहीं रहने पाएगी, मैं या खुद मर जाऊंगा या तुझे मार डालूंगा, पर तुझे अलग ना होने दूंगा। तुझसे मेरा ब्याह हुआ है, हंसी ठट्ठा नहीं। जो तो जब रामू को उसकी परवाह ही नहीं, तो वह रामू को क्यों परवाह करे? क्या सभी स्त्रियों के पुरुष बैठे होते हैं? सभी के माँ बाप बेटे पोते होते हैं। आज तो उसके लड़के जीते होते तो मजाल थी कि यह नई स्त्री लाते और मेरी यह दुर्गति करते। इस निदयी को मेरे ऊपर इतनी भी दया न आई। नारी हृदय की सारी परवस्था इस अत्याचार से विद्रोह करने लगी। वही आग जो मोटी लकड़ी को स्पर्श भी न कर सकती, फूस को जलाकर भस्म कर देती है। दूसरे दिन रजिया एक दूसरे गांव में चली गई। उसने अपने साथ कुछ न लिया। जो साड़ी उसके देह पर थी वही उसकी सारी संपत्ति थी। विधाता ने उसके बालकों को पहले ही छीन लिया था, आज घर भी छीन लिया। रामू उस समय दासी के साथ बैठा हुआ आमोद विनोद कर रहा था। रजिया को जाते देखकर शायद वह समझ न सका कि वह चली जा रही है। रजिया ने यही समझा। इस तरह तोरों की भांति वह जाना भी नहीं चाहती थी। वह दासी को, उसके पति को और सारे गांव को दिखा देना चाहती थी कि वह इस घर से धेले की चीज़ भी नहीं ले जा रही। गांव वालों की दृष्टि में रामू अपमान करना ही उसका लक्ष्य था। उसके चुपचाप चले जाने से तो कुछ भी ना होगा। रामू उल्टा सबसे कहेगा, रजिया घर की सारी संपदा उठा ले गई। उसने रामू को पुकार कर कहा, संभालो अपना घर, मैं जाती हूँ। तुम्हारे घर की कोई भी चीज़ अपने साथ नहीं ले जाती। रामू एक क्षण के लिए कर्तव्य भ्रष्ट हो गया। क्या कहे उसकी समझ में नहीं आया। उसे आशा न थी कि वह यूँ जाएगी। उसने सोचा था जब वह घर ठोकर ले जाने लगेगी तब वह गांव वालों को दिखाकर उनकी सहानुभूति प्राप्त करेगा। अब क्या करे? दासिया बोली, जाकर गांव में ढिंढोरा पीटाओ, यहाँ किसी का डर नहीं है। तू अपने घर से ले ही क्या आई थी जो कुछ लेकर जाएगी? रजिया ने उसके मुंह न लगकर रामू से ही कहा, सुनते हो अपनी चहेती की बातें, फिर भी मुंह नहीं खुलता। मैं तो जाती हूँ, लेकिन दस्सो रानी, तुम भी बहुत दिन राज न करोगी। ईश्वर के दरबार में अन्याय नहीं फलता, वह बड़े बड़े घमंड को चूर कर देता है। दसिया ठट्ठा मारकर हंसी, पर रामू ने सिर झुका लिया। रजिया चली गई। रजिया जिस नए गांव में आई थी वह रामू के गांव से मिला ही हुआ था। अतएव यहाँ के लोग उसे परिचित थे। वह कैसी कुशल गृहिणी है, कैसी मेहनती है, कैसी बात की सच्ची है, यह यहाँ किसी से छिपा हुआ न था। रजिया को मजूरी मिलने में कोई बाधा न हुई। जो एक लेकर दो का काम करे, उसे काम की क्या कमी। 3 साल एक रजिया ने कैसे काटे, कैसे एक नई गृहस्थी बनाई, कैसे खेती शुरू की, इसका बयान करने बैठे तो पोथी हो जाएगी। संचय के जितने मंत्र हैं, जितने साधन हैं, वे रजिया को खूब मालूम थे। फिर अब उसे लाग हो गई थी और लाग में आदमी की शक्ति का बड़ा पार नहीं रहता। गांव वाले उसका परिश्रम देखकर दांतों तले उंगली दबाते थे। वह रामू को दिखा देना चाहती थी, मैं तुमसे अलग होकर भी आराम से रह सकती हूँ। वह अब पराधीन नारी नहीं, अपनी कमाई खाती है। रजिया के पास बैलों की एक अच्छी जोड़ी है। रजिया उन्हें केवल खली भूसी देकर नहीं रह जाती, रोज 2-2 रोटियां भी खिलाती है। फिर उन्हें घंटों सहलाती है।
कभी कभी उनके कंधों पर सिर रखकर रोती है और कहती है, अब बेटे हो तो पति हो तो तुम ही हो, मेरी जाल अब तुम्हारे ही साथ है। दोनों बैल शायद रजिया की भाषा और भाव समझते थे। वे मनुष्य नहीं, बैल हैं। दोनों सिर नीचा करके रजिया का हाथ चाटकर उसे आश्वासन देते। वे उसे देखते ही कितने प्रेम से उसकी ओर ताकने लगते, कितने हर्ष से कंधा झुलाकर जुआ रखवाते और कैसा जी तोड़ काम करते हैं। यह वे लोग समझ सकते हैं जिन्होंने बैलों की सेवा की हो और उनके हृदय को अपनाया हो। रजिया इस गांव की चौधराइन है। उसकी बुद्धि जो पहले नित्य आधार खोजती थी और स्वच्छंद रूप से अपना विकास न कर सकती थी, अब छाया से निकलकर प्रौढ़ और उन्नत हो गई है। एक दिन रजिया घर लौटी तो एक आदमी ने कहा, तुमने नहीं सुना चौधराइन, रामू तो बहुत बीमार है, सुना है 10 लंघन हो गए हैं। रजिया ने उदासीनता से कहा, जूड़ी है क्या? जूड़ी नहीं तो कोई दूसरा रोग है, बाहर खाट पर पड़ा रहता है। मैंने पूछा, कैसा जी है रामू? तो रोने लगा, बुरा हाल है, घर में एक पैसा भी नहीं कि दवा दारू करूं। दसिया को एक लड़का हुआ है, वह तो पहले भी काम धंधा ना करती थी और अब तो लड़कोरी है, कैसे काम करने आए। सारी मार रामू के सिर पर जाती, फिर गहने चाहिए नई दुल्हनिया, यूँ कैसे रहे। रजिया ने घर जाते हुए कहा, जो जैसा करेगा आप ही भोगेगा। लेकिन अंदर उसका जी न लगा। वह एक क्षण में फिर बाहर आई। शायद उस आदमी से कुछ पूछना चाहती थी और इस अंदाज में पूछना चाहती थी मानो उसे कुछ परवाह ही नहीं, पर वह आदमी चला गया था। रजिया ने पूर्व पश्चिम जाकर देखा, वह कहीं नहीं मिला। तब रजिया द्वार के चौखट पर बैठ गई। इससे वे शब्द याद आए जो उसने 3 साल पहले रामू के घर से चलते समय कहा था। उस वक्त जलन में उसने वह शाप दे दिया था। अब वह जलन न थी, समय ने उसे बहुत शांत कर दिया। रामू और दासी की हीन अवस्था अब ईर्ष्या योग्य न थी, दया के योग्य थी। उसने सोचा, रामू को 10 लंघन हो गए हैं तो अवश्य ही उसकी दशा अच्छी ना होगी। कुछ ऐसा मोटा ताजा तो पहले भी ना था। 10 लंघन ने तो बिल्कुल घुला ही डाला होगा। फिर इधर खेती बाड़ी भी तो टोटा ही रहा, खाने पीने को भी ठीक ठीक न मिला होगा। पड़ोसी की एक स्त्री ने आग लेने के बहाने आकर पूछा, सुना है रामू बहुत बीमार है, जो जैसी करेगा वैसा ही पाएगा। तुम्हें इतनी बेदर्दी से निकाला कि कोई अपने बैरी को भी नहीं निकालेगा। रजिया ने टोका, नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं, वे तो बेचारे कुछ बोले ही नहीं। मैं चली तो सिर झुका लिया। दसिया के कहने में आकर वह चाहे जो कुछ कर बैठे, यूँ मुझे कभी कुछ कहा नहीं। किसी की बुराई क्यों करूं? फिर कौन मर्द ऐसा है जो औरतों के बस में नहीं होता? दसिया के कारण उनकी यह दशा हुई है। पड़ोसिन ने आग न मांगा, मुंह फेर कर चली गई। रजिया ने कलसा और रस्सी उठाया और कुएं से पानी खींचने लगी। बैलों को सानी पानी देने के बेला आ गई थी, पर उसकी आंखें उस रास्ते की ओर लगी हुई थी जो मलसी गांव को जाता था। कोई उसे बुलाने अवश्य आ रहा है, आ ही रहा होगा, नहीं बिना बुलाए कैसे जा सकती है। लोग कहेंगे आखिर दौड़ी चली आई, मगर रामू तो अचेत पड़ा होगा। 10 लंघन थोड़े नहीं होते, उसकी देह में था ही क्या। फिर उसे कौन बुलाएगा? दसिया को क्या गरज पड़ी है, कोई दूसरा घर कर लेगी। जवान है, 100 गाहक निकल आएंगे। कोई तो आ रहा है, हाँ चला आ रहा है कोई तो। कुछ घबराया सा जान पड़ता है। कौन आदमी है? इसे तो कभी मलसी में नहीं देखा, मगर उस वक्त से मलसी कभी गई भी तो नहीं। 2-4 नए आदमी आकर बसे ही होंगे। बटोही चुपचाप कुएं के पास से निकला। रजिया ने कलसा जगत पर रख दिया और उसके पास जाकर बोली, रामू महतो ने भेजा है तुम्हें? अच्छा तो चलो घर, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ।
नहीं, अभी मुझे कुछ देर हो रही है। बैलों को सानी पानी देना है, दिया बत्ती भी तो करनी है। तुम्हें रुपए दे दूं? जाकर दसिया को दे देना। कह देना कोई काम हो तो बुला भेजे। बटोही रामू को क्या जाने, किसी दूसरे गांव का रहने वाला था। पहले तो चकराया, फिर समझ गया। चुपके से रजिया के साथ चला गया और रुपए लेकर लंबा हुआ। चलते चलते रजिया ने पूछा, अब क्या हाल है उनका? बटोही ने अटकल से कहा, अब तो कुछ संभल रहे हैं। दसिया बहुत रोती धोती तो नहीं? रोती तो नहीं थी। वह क्या रोएगी, मालूम होगा पीछे। खैर चलो जाने दो। बटोही चला गया। रजिया ने बैलों को सानी पानी किया, पर मन में रामू ही रामू चल रहा था। स्नेह स्मृतियाँ छोटी छोटी तारिकाओं की भांति मन में उदित होती जाती थीं। एक बार जब वह बीमार पड़ी थी, वह बात याद आ गई। 10 साल हो गए, वह कैसे रात दिन एक करके उसके सिराहने पर बैठा रहता। खाना पीना तक भूल गया था। उसके मन में आया, क्यों न चलकर देख ही आवे। कोई क्या कहेगा? किसका मुंह है जो कुछ कहे? चोरी करने नहीं जा रही, उस आदमी के पास जा रही हूँ जिसके साथ 15-20 साल रही। दसिया नाक सिकोड़ेगी, मुझे उससे क्या मतलब। रजिया ने किवाड़ बंद कर दिए, घर मजूर को सहेजा और रामू को देखने चल पड़ी, कांपती झिझकती, क्षमा का दान लिए हुए। रामू को थोड़े ही दिनों में मालूम हो गया था कि उसके घर की आत्मा निकल गई है और अब वह चाहे कितना जोर करे, कितना ही सिर खपाए, उसमें स्फूर्ति नहीं आती। दासी सुंदरी थी, शौकीन थी और फूहड़ थी। जब पहला नशा उतरा तो ठाए ठाए शुरू हुई। खेती की उपज कम होने लगी और जो होती भी तो वह ऊट पटांग खर्च होती। ऋण लेना पड़ता। इसी चिंता और शौक में उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। शुरू में कुछ परवाह न की, परवाह करके ही क्या करता। घर में पैसे न थे। अताइयों की चिकित्सा ने बीमारी की जड़ और मजबूत कर दी। आज 10-12 दिन से उसका दाना पानी छूट गया था। मौत के इंतजार में खाट पर पड़ा कराह रहा था और अब वह दशा हो गई जब हम भविष्य से निश्चिंत होकर अतीत में विश्राम करते हैं। जैसे कोई गाड़ी निश्चिंत होकर अतीत में निश्चिंत होकर आगे का रास्ता बंद करके पीछे लौट जाए। रजिया को याद करके वह बार बार रोता और दासी को कोसता, तेरे ही कारण मैंने उसे घर से निकाला। वह क्या गई, लक्ष्मी चली गई। मैं जानता हूँ अब भी बुलाऊं तो दौड़ी आएगी, लेकिन बुलाऊं किस मुंह से। एक बार वह आ जाती और उससे अपने अपराध क्षमा करा लेता, फिर मैं खुशी से मरता और लालसा ही नहीं। सहसा रजिया ने आकर उसके माथे पर हाथ रखते हुए पूछा, कैसा जी है तुम्हारा? मुझे तो आज हाल मिला। रामू ने सजल नेत्रों से उसे देखा पर कुछ कह न सका। दोनों हाथ जोड़कर उसे प्रणाम किया, पर हाथ जुड़े ही रह गए और आंखें उलट गई, जैसे रामू की आंखें रजिया के आने का इंतजार ही कर रही हो। लाश घर में पड़ी थी। रजिया रोती, दसिया चिंतित थी। घर में रुपए का नाम नहीं। लकड़ी तो चाहिए ही, उठाने वाले भी जलपान करेंगे। कफन के बगैर लाश उठेगी कैसे? 10 से कम का खर्च न था यहाँ। घर में 10 पैसे भी नहीं। डर रही थी आज गहन आफत आई। ऐसी कीमती भारी गहने ही कौन थे? किसान की विसात ही क्या है। 2-3 नग बेचने से 10 मिल जाएंगे, मगर और हो ही क्या सकता है। उसने चौधरी के लड़के को बुलाकर कहा, देवर जी, यह बेड़ा कैसे पार लगे? गांव में कोई धेले का भी विश्वास करने वाला नहीं। मेरे गहने हैं, चौधरी से कहो इन्हें गिरो रखकर आज का काम चलाए, फिर भगवान मालिक है। रजिया से क्यों नहीं मांग लेती? सहसा रजिया आंखें पोंछते हुए आ निकली, कान में भनक पड़ी। पूछा, क्या हुआ जोखू, क्या सलाह कर रहे हो?
अब मिट्टी उठाओगे कि सलाह की बेला है? हाँ, उसी का सर जाम कर रहा हूँ। रुपए पैसे तो यहाँ होंगे नहीं, बीमारी में खर्च हो गए होंगे। इस बेचारी को तो बीच मझधार में लाकर छोड़ दिया। तुम लपक कर उससे घर में ले जाओ भैया, कौन दूर है, कुंजी लेते जाओ। मजूर से कहना भंडार से 50 रुपए निकाल दे, कहना ऊपर की पटरी पर रखे हैं। वह तो कुंजी लेकर उधर गया। इधर दसिया राजू के पैर पकड़कर रोने लगी। बहनापे के ये शब्द उसके हृदय में बैठ गए। उसने देखा रजिया में कितनी दया है, कितनी क्षमा है। रजिया ने उसे छाती से लगाकर कहा, क्यों रोती हो बहन? वह चला गया, मैं तो हूँ, किस बात की चिंता करती हो? इसी घर में हम और तुम दोनों उसके नाम पर बैठेंगी। मैं वहाँ भी देखूंगी, यहाँ भी देखूंगी। धाप भर की बात ही क्या है, कोई तुमसे गहने पाते मांगे तो मत देना। दसिया का जी होता था सिर पटक कर मर जाए। इसे उसने कितना जलाया, कितना रुलाया और घर से निकाल कर छोड़ा। रजिया ने पूछा, जिस जिस के रुपए हो सूरत करके मुझे बता देना। मैं झगड़ा नहीं रखना चाहती। बच्चा दुबला क्यों हो रहा है? दसिया बोली, मेरे दूध होता ही नहीं। गाय जो तुम छोड़ गई थी वह मर गई, दूध नहीं पाता। राम राम, बेचारा मुरझा गया है। मैं कल ही गाय लाऊंगी, सभी गृहस्थी उठा लाऊंगी। वहाँ क्या रखा है मेरा? लाश से उठी रजिया उसके साथ गई। दह कर्म किया, भोज हुआ, कोई 200 रुपये खर्च हो गए। किसी से मांगने की ज़रूरत न पड़ी। दसिया के जौहर भी इस त्याग की आंच में निकल आए। विलासिनी सेवा की मूर्ति बन गई। आज रामू को मरे 7 साल हुए। रजिया घर संभाले हुए दासी को वह सौत नहीं बेटी समझती थी। पहले उसे पहनाकर तब आप पहनती, उसे खिलाकर आप खाती। जोखू पढ़ने जाता है, उसकी सगाई की बातचीत पक्की हो गई है। इस जाति में बचपन में ही ब्याह हो जाता है। और दसिया ने कहा, बहन गहने बनवाकर क्या करोगी? मेरे गहने तो धरे ही हैं। रजिया ने कहा, नहीं री, उसके लिए नए गहने बनवाऊंगी। अभी तो मेरा हाथ चलता है, जब थक जाऊं तो जो चाहे करना। तेरे अभी पहनने ओढ़ने के दिन हैं, तू अपने गहने रहने दे। नाइन ठाकुर सुहाती करके बोली, आज जोखू के बाप होते तो कुछ और बात होती। रजिया ने कहा, वे नहीं तो क्या हुआ, मैं तो हूँ। वे जितना करते मैं उसका दुगना करूँगी। जब मैं मर जाऊँ तब कहना जोखू का बाप नहीं है। ब्याह के दिन दसिया को रोते देखकर रजिया ने कहा, बहू तुम क्यों रोती हो? अभी तो मैं जीती हूँ। घर तुम्हारा है, जैसे चाहो रहो। मुझे एक रोटी दे दो बस। और मुझे क्या करना है? मेरा आदमी मर गया, तुम्हारा तो अभी जीता है। दसिया ने उसकी गोद में सर रख दिया और खूब रोई। जीजी तुम मेरी माता हो, तुम ना होती तो मैं किसके द्वार पर खड़ी होती? घर में तो चूहे लौटते थे, उनके राज में मुझे दुख ही दुख उठाने पड़े। सुहाग का सुख तो मुझे तुम्हारे राज में मिला। मैं दुख से नहीं रोती, रोती हूँ भगवान की दया पर कि कहाँ मैं और कहाँ यह खुशहाली। रजिया मुस्कुराकर रो दी। तो दोस्तों आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित कहानी सौत। काफ़ी मार्मिक कहानी थी। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आई हो। अपना इतना समय देने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दें अगर कहानी पसंद आई हो तो, और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।